आज हम लोग जो है लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो लॉज ऑफ मोशन में मतलब स्टार्ट क्या करेंगे, लॉज ऑफ मोशन के जो अदर एरियाज है उसको स्टार्ट करें, खास करके थोड़े से कनेक्टेड बॉडीज का और रहता है, और उसके अलावा हम लोग करेंगे फ्रिक्शन के ऊपर डिस्कशन। तो आज का जो मेन डिस्कशन होगा वो होगा कनेक्टेड बॉडीज एंड फ्रिक्शन, ठीक है ना। तो कनेक्टेड बॉडीज में एक तो हमने किया था जिसमें धागे वगैरह कनेक्ट, कई बार कनेक्शन धागे का ना होके रॉड का है, ये हो गया नंबर 1। नंबर 2 इज दैट कि कई बार इस तरह से होता है कि धागे भी स्ट्रेट नहीं रहता, एंगल पे रहता। जैसे अभी मैं एक आध एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज मैं कहता हूं कि ये ना एक कनेक्शन है जो कि ऐसे है, और ये मान लो कुछ एंगल दिया हुआ इस वक्त थीटा, ठीक है। फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ ईच, दैट्स द क्वेश्चन। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ईच। मैं एक काम करूं, मैं थीटा की वैल्यू भी दे देता हूं, उससे क्वेश्चन आसान हो जाएगा। थीटा का वैल्यू मैंने दे दिया 3070, तो उससे क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा कैलकुलेशन करने में। तो ऐसे क्वेश्चन का कांसेप्ट क्या लगेगा, है ना। जस्ट टेक मे बी हाफ अ मिनट और उसके बाद मैं इंटरवीन करता हूं। चलो अब मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूं। पहली बात तो जो बेसिक आइडिया होता है वो पता क्या है, कि अगर इस तरीके से दोनों एंड पे, थोड़ा ध्यान से सुनो, इफ एट बोथ एंड्स, अगर बोथ एंड्स पे अगर एक्सेलरेशन स्ट्रेट लाइन में होता है, और अगर मान लो रॉड या किसी थ्रेड से कनेक्टेड है, ठीक है ना, इफ बोथ एंड्स हैव एक्सेलरेशन और इवन वेलोसिटी इन अ स्ट्रेट लाइन, और मान लो कनेक्टेड बाय अ थ्रेड और ए रॉड, ऐसे में क्या होता है, along द थ्रेड का जो कंपोनेंट होता है वो फिक्स रहता है। Therefore we'll say that the component of velocity and component of velocity and initial acceleration is the same along the string। अब इससे क्या होगा, लेट अस से इसका एक्सेलरेशन है a1 और इसका है a2, तो इसका जो a2 है वो तो along the thread है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, और इसका जो a1 एक्सेलरेशन है along the thread नहीं है, तो a1 जो cos थीटा कंपोनेंट है वो तो along the thread है ना, तो therefore क्या होगा, a1 cos 37 डिग्री is equal to a, ये इनके बीच का कनेक्शन होगा। एक्चुअली ना थोड़ा सा सोच के देखो कि ये जो धागा है, ये धागे का लेग फिक्स्ड है, तो अगर यहां से धागा अगर नीचे आता है, ऑब्वियसली यहां से धागा रिलीज हुआ है तभी हो पाए,
और इसलिए क्या होता है कि जो इसके एक्सेलरेशन, इसका जो एक्सेलरेशन है अलोंग द थ्रेड, ठीक है ना, इसका जो एक्सेलरेशन अलोंग द थ्रेड वो ही इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा अलोंग द थ्रेड। तो यानी a1 cos 37 डिग्री इज इक्वल टू a2। अब cos 37 डिग्री क्या होता है 4/5, यानी 4/5 a1 is equal to a2। 4/5 a1 is equal to a2। अब तो ऐसे कैसे है, अब तो ये t हो गया, तो t cos 37 डिग्री है ना, ये अगर t हुआ तो ये t cos 37 डिग्री, तो t cos 37 डिग्री यानी 4/5 वही एक्सेलरेशन कराएगा m into a1 is equal to 2m, इसका मास m नहीं है 2m है, into a1, और जो a2 है वो 4/5 a1, इसका तो a2 है, इसका हो जाएगा mg minus t, एक भी यहाँ पे भी काम कर, is equal to m into a। तो दो तरीके से कर सकते हो, या तो दोनों को डिवाइड कर लो, और a2 तो है, a2 तो 4/5 a1 है, then equal to m into 4/5 a1। ठीक है, तो दोनों को डिवाइड कर दो, और दोनों को डिवाइड भी मत करो, इनफैक्ट दोनों को डिवाइड करके क्या होगा, t का वैल्यू आ जाएगा, इससे सिर्फ t एलिमिनेट कर दो, आई थिंक अब तो हो ही जाएगा, है ना। तो 4/5 से मल्टीप्लाई कर लो, तो प्लस ऐड कर दोगे तो t खत्म हो जाएगा, और फिर आराम से a1 आ जाएगा, a1 आ जाएगा तो फिर a2 भी आ जाएगा, है या नहीं। अच्छा, इसमें देखा होगा कि जो सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है वो ये वाला नहीं है, ये वाले तो आसान है, जो सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है वो होता है इसका कंस्ट्रेंट इक्वेशन, यानी एक्सेलरेशंस के बीच का जो रिलेशन है उसका इक्वेशन इस केस में ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो लेट्स प्रोसीड नाउ। मैं इस टाइप का ना एक और क्वेश्चन देता हूं, आई थिंक दैट वुड बी गुड। हमें इस टाइप का एक और क्वेश्चन कर लो, जैसे ये बड़े स्टैंडर्ड क्वेश्चन है वैसे तो, ये सिंपल है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, एंड दैट इज ये एक रॉड है, एक मासलेस रॉड है, तो एल इज दिस मासलेस रॉड, ठीक है ना, और ये ग्राउंड है, ठीक है ना, और ये हो गया कि ये मान लो एंगल है 53 डिग्री, इस सिस्टम को अभी जस्ट छोड़ दिया गया, फाइंड इनिशियल एक्सेलरेशन, फाइंड फाइंड द इनिशियल एक्सेलरेशंस, ठीक है, चलो स्टार्ट करो।
सबसे पहले ना फोकस और अटेंशन मोर ऑन कि इनके एक्सेलरेशंस का रिलेशनशिप क्या हो। तो जैसे मान लो इसका सपोज एक्सेलरेशन ax मान लो और इसका एक्सेलरेशन ay मान लो, ठीक है ना। और अब क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो तरीका वही है जो मैंने समझाया था, इज दैट जो भी एक्सेलरेशन होगा अलोंग द रॉड दोनों एंड पे कंपोनेंट से होना पड़ेगा क्योंकि रॉड का लेंथ नहीं बदलता। तो देखो अगर इसका एक्सेलरेशन ax है तो इसके कंपोनेंट ये 53 है, 53 डिग्री होगा। तो इसके तरफ कंपोनेंट क्या होगा ना, ax cos 53, ये जाएगा ax cos 53 क्या होगा into 3/5। ओके, एक आंसर आ गया, along the rod is equal to 4g/5। अभी देखता हूं, तो ये हो गया x equal to 3/5 और ये कितना होगा, along the rod हो जाएगा, ये तो cos 37 है, तो ये हो जाएगा इसका जो कंपोनेंट होगा, ठीक है, इसका जो कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा ay into cos 37 मतलब ay into 4/5, ठीक है ना, ay into 4/5। तो ये दोनों बराबर होगा, यानी ay into 4/5 has to be equal to x into 3/5। तो 5 तो कैंसिल हो जाएगा, यानी ay is equal to 3/4x, ay is equal to 3/4x। अब देखो ये जो रॉड है वो कुछ ना कुछ फोर्स दे रहा होगा और इसका भी कंपोनेंट इधर हो जाएगा, तो ये तो 37 डिग्री है, तो f का कंपोनेंट क्या होगा, f cos 37, तो cos 37 मतलब क्या होगा 4/5, ये हो गया 4/5 है, और इसका जो वेट आएगा नीचे की तरफ वो आएगा 3mg। तो अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम देखता हूं तो डाउनवर्ड फोर्स कितना होगा 3mg minus 4/5 है, ठीक है, 3mg minus 4/5 है is equal to 3m into a1 is equal to 3m a1, ठीक है ना। तो ay को ax के नाम से लिखना तो लिख लो into 3/4 x। ओके, और इसमें क्या होगा देखो, ये जो रॉड है वो भी फोर्स f दे रहा है, ये फोर्स f इधर भी आएगा और f cos 53 यानी क्या होगा 3/5 है, यानी देखिए आज तो बहुत लंबा क्लास है, 10 से तो क्लास ही है, ठीक है, नहीं बोला था कल। तो 3/5 है क्योंकि cos f का cos 53 कंपोनेंट, इसलिए 3/5 इज इक्वल टू m into 7 into x बस। तो मेरे ख्याल से f को एलिमिनेट करना ठीक रहेगा, तो इसको 5/4 से मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा 15/4 mg minus f is equal to 5/4 से मल्टीप्लाई कर दो 45/16m into x, है ना, और इसको 5/3 से मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा f is equal to 5/3। अब क्या होगा कि दोनों का ऐड करो तो f खत्म, तो 15/4 mg, यानी 15/4 mg is equal to max into
45 by 16 plus 5 by 3 तो मेरे ख्याल से 48 एलसीएम ले लेता हूँ तो 16 3s are तो 3s are मतलब 120 135 plus 3s are 16 16 5s are 8 है ना तो 4 से तो 12 कैंसिल हो जाएगा और mm कैंसिल होगा तो ax is equal to 15 into 12 by 135 plus 80 तो यानी ठीक है ना तो 130 होता तो 70 15 यानी 215 ठीक है तो आई थिंक 5 से थोड़ा बहुत कैंसिल हो जाएगा 5 से 4 और 3 40 यानी इनटू g यानी 36 g by 43 एक बार मेरा कैलकुलेशन देख लेना बट पॉइंट इज दैट इसका आ रहा है ax आ गया अब ay क्या होगा अब 4 by 5 से मल्टीप्लाई करोगे फिर 2 4 by 5 मल्टीप्लाई करके वो भी आ जाएगा so this is how we get the value of ax ठीक है एक बार पूरा प्रोसेस देख लो जरा सब ठीक लग रहा है रिश्ता क्लियर हो गया मेथड यस सर ओके सुशांत तुम्हारा तो आंसर अलग आया लग रहा है ये कुछ कैलकुलेशन का है या मेरा वाला कैलकुलेशन चेक करता क्या सर मैंने दूसरी तरीके से सोचा था इसमें सेंटर ऑफ मास से नहीं सेंटर ऑफ मास तो चलेगा नहीं ना अभी इस बार ये सेंटर ऑफ मास का जो मोशन होगा ना वो सर्कुलर होगा यहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास का मोशन होता है ना वो सर्कल में होता है मतलब अगर रॉड को सीधा करके यहाँ पे ऐसे करोगे ना तो देखना उसका सेंटर ऑफ मास यूं चलता है तो थोड़ा अलग टाइप का मोशन तो उस तरीके से नहीं होगा है ना चलो आई थिंक दैट वाज अबाउट सम एग्जांपल्स ऑफ कनेक्टेड बॉडीज ठीक है लेट्स मूव ऑन नाउ अब हम लोग जो है ना फ्रिक्शन के ऊपर डिस्कशन शुरू करें फ्रिक्शन देखो फ्रिक्शन के ऊपर क्या डिस्कस करेंगे फर्स्ट थिंग दैट वी विल डिस्कस इज दैट या एक ब्रीफिंग दे देता हूं मैं फ्रिक्शन शुरू में स्टैटिक होता है और उसका जो लिमिटिंग वैल्यू होता है वो होता है म्यू एल इनटू एन तो लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया एफ एल इज इक्वल टू म्यू एल इनटू एन और एक बार जब वो काइनेटिक हो जाता है ये आ जाता है इसका काइनेटिक वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता है वो सेल्फ एडजस्टिंग है तो जितना जरूरत होता है उस हिसाब से अपने आप को थोड़ा बहुत हाल लेता है so therefore I'm going to write like this that fs will be less than mu l into n and greater than equal to 0 0 भी हो सकता है जैसे मेरे सामने एक चेयर है चेयर ऐसे स्टेशनरी है तो फ्रिक्शन 0 है सिंपल है या नहीं एंड सो ऑन ये हो गया fs ठीक है तो और f क्या हो गया इक्वल टू म्यू k इनटू n आ गया ना अब शुरू में एक सिस्टम हमेशा कोशिश करता है कि स्टैटिक से मैनेज हो अच्छा एक चीज ध्यान रखना इज दैट स्टैटिक डज नॉट मीन रेस्ट स्टैटिक मींस रिलेटिव रेस्ट एंड काइनेटिक डज नॉट मीन मोशन मोशन में रहते हुए भी स्टैटिक हो सकता है और स्टेशनरी रहते हुए भी काइनेटिक हो सकता है मैं दोनों का एग्जांपल ये देखो समझ मैंने क्या किया मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया अब देखो ये मूव कर रहा है ये जो मोबाइल का कवर है ये देखो मूव कर रहा है लेकिन इसके जो फ्रिक्शन है ये स्टैटिक माना जाए ठीक है ना एक सेकंड
इसमें चार्ज बहुत कम रह गया, तो फटाफट चार्ज में लगा देता हूँ। हाँ, तो मैं कह रहा था, इस बार जो मैं एग्जांपल दिखा रहा था उसमें ये हो रहा था, इस बार बॉडी मूव कर रहा है लेकिन फिर भी फ्रिक्शन स्टैटिक। क्यों? याद से फ्रिक्शन जो स्टैटिक वाला जो पार्ट है वो मूवमेंट की वजह से नहीं होता, रिलेटिव मूवमेंट की वजह से। तो यानी अभी बॉडी मूव तो कर रहा है, ये देखो बॉडी मूव तो कर रहा है लेकिन फ्रिक्शन स्टैटिक होगा। ऑन द अदर हैंड हो सकता है कि बॉडी चल रहा लेकिन फिर भी हो सकता है कि सॉरी बॉडी हो सकता है रेस्ट पे हो, फिर भी हो सकता है काइनेटिक। कैसे? तो देखो सपोज मैं एक काम करता हूं, ये जो क्या बोलते हैं मोबाइल कवर है, इसके नीचे मैं अपना हाथ रखा, ठीक है ना, और मोबाइल कवर इसके नीचे मैंने हाथ रखा और हाथ को ऐसे स्लिप करा, तो फ्रिक्शन तो काइनेटिक है लेकिन मोबाइल तो रेस्ट पे है, तो देयरफॉर रेस्ट पे रहते हुए भी काइनेटिक हो सकता है और चलते हुए भी स्टैटिक हो सकता है। क्यों? क्योंकि ना रेस्ट पे डिपेंड करता है स्टैटिक काइनेटिक और ना ही मोशन पे डिपेंड करता है स्टैटिक काइनेटिक। इट ओनली डिपेंड्स ऑन रिलेटिव रेस्ट एंड रिलेटिव मोशन। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इज द केस। ठीक है, तो फ्रिक्शन विल बी बिटवीन 0 एंड लिमिटिंग हो गया म्यू एल इनटू एल। ये इसका सारा बैकग्राउंड है। अब मैं काम करता हूं, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा और उस हिसाब से आंसर करो। इस दैट सपोज ये बॉडी है और इसका मास है सपोज 4 केजी। यहाँ पे जो म्यू एल है, अच्छा बाय द वे लिमिटिंग और काइनेटिक में अलग तो बोल रहा हूँ, बट 90% क्वेश्चंस में लिमिटिंग और काइनेटिक एक ही दिया जाता है। इनफैक्ट उसमें बताते भी नहीं है कि ये कौन सा म्यू है, तो हम ये मान के चलेंगे म्यू एल और म्यू के बराबर। वैसे रियल लाइफ में क्या होता है, म्यू एल इज स्लाइटली ग्रेटर देन म्यू के, यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट है वो काइनेटिक से थोड़ा सा ज्यादा है, बस ज्यादा नहीं बट थोड़ा ज्यादा। तो ये होगा म्यू एल सपोज दिया हुआ 0.6 और म्यू के दिया है सपोज 0.4, और हमने क्या किया, हमने एक वेरिएबल फोर्स अप्लाई, हमने एक वेरिएबल फोर्स अप्लाई किया सपोज दैट, एंड दैट इज इक्वल टू डी। यानी समय के साथ वेरी करता हुआ फोर्स। अब तुमको क्या करना है, तुमको तुमको एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम और फ्रिक्शन वर्सेस टाइम का डायग्राम, चलो स्टार्ट करो।
चलो, I think I've given some time for you to think. I'm sure बहुत progress कर रहे होंगे. या मैं एक काम करता हूँ 10-20 सेकंड और वेट कर लेता हूँ. तो ड्रॉ द ग्राफ और अब जो मैं बना रहा हूँ उसके साथ कंपेयर कर. ठीक है ना? चलो. तो पहले तो लिमिटिंग फ्रिक्शन. Mu L into N, तो N होगा 40 into 0.6 यानी 24 न्यूटन. और FK तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा म्यू के into N यानी 16. नहीं समझो, पहले तो लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी 24 न्यूटन जब तक नहीं हो जाता है तब तक तो कुछ होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला. इसलिए 24 न्यूटन तक यानी 24 सेकंड तक 24 न्यूटन मींस 24 सेकंड पे 24 न्यूटन होगा. एब्सोल्यूट टी है, इसकी एक्सेलरेशन 0 है. चौबीस न्यूटन तक तो एक्सेलरेशन 0 यानी 24 सेकंड तक एक्सेलरेशन 0. जैसे टाइम 24 से आगे बढ़ेंगे 24 पॉइंट समथिंग समथिंग होगा. जैसे होगा तो जो नेट फोर्स होगा वो एकदम से 8 न्यूटन हो जाएगा. क्यों? देखो ये तो तुमने तो लगाया 24 न्यूटन और काइनेटिक फ्रिक्शन 16 है तो नेट फोर्स हो जाएगा 8 न्यूटन. तुमने लगा 24, काइनेटिक फ्रिक्शन 16 तो नेट फोर्स एकदम से बढ़ के 8 न्यूटन हो जाएगा. तो देयरफॉर 8 न्यूटन के हिसाब से जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी एकदम से एक्सेलरेशन जंप मारे तो जंप मार के क्या होगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये 2 ये होगा एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट और 3 सेकंड. तो ये आ गया. उसके बाद क्या होगा ना, उसके बाद देखो फ्रिक्शन का जो वैल्यू है ना वो फिक्स हो जाएगा 16 में. ये काइनेटिक फ्रिक्शन ये फिक्स हो जाता है अगर नॉर्मलाइजेशन फिक्स है और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फिक्स है. कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर फिक्स्ड है और नॉर्मलाइजेशन फिक्स्ड है तो फ्रिक्शन भी फिक्स्ड हो जाएगा. तो देयरफॉर इसके बाद क्या होगा, जब t ग्रेटर देन 24 होगा तो फोर्स तो बढ़ता जा रहा है और जो फ्रिक्शन का ऑपोजिशन है यानी 16 न्यूटन ये फिक्स हो जाएगा. तो देयरफॉर एक्सेलरेशन हो जाएगा नेट फोर्स बाय मास. तो ये ऐसे चलेगा. स्लोप हो जाएगा 1/4. स्लोप हो जाएगा 1/4 इस ग्राफ. ये तो हो जाएगा ग्राफ ऑफ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम. अब जो फ्रिक्शन 24 न्यूटन तक बॉडी को आगे नहीं जाने दे रहा है जबकि फोर्स हर सेकंड पे 1-1 न्यूटन बढ़ता जा रहा है. मतलब कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है बट ओवरऑल एक सेकंड में जो है 1-1 न्यूटन बढ़ता जा रहा है. ये इसका वो है. तो देयरफॉर क्या होगा, द फोर्स का वैल्यू यानी फ्रिक्शन का वैल्यू बढ़ता जाएगा और ऐसे ठीक है. और कब तक, जब तक फ्रिक्शन 24 न्यूटन ना हो जाए. जैसे 24 न्यूटन होगा ये 24 उसके बाद तो बॉडी रिलेटिवली स्टार्ट हो जाएगा मूवमेंट. तो यानी फ्रिक्शन काइनेटिक हो जाएगा और उसके बाद 16 पे फिक्स हो जाएगा यानी उसके बाद 16. ठीक है. अच्छा ये तो हो गया बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल क्वेश्चन जो कि फ्रिक्शन में काइनेटिक और उससे रिलेटेड है. और इसी तरह ग्राफ बड़े करेक्ट बन गए थे ये वाला दोनों. कोई मिस्टेक था कहीं? फ्रिक्शन वर्सेस टाइम वाला सही था. ये एक्सेलरेशन वाला वर्सेस टाइम वाला मैंने 24 तक
से ही ऊपर ले गई थी, मैंने 2 वाली चीज नहीं की थी। अच्छा चलो ठीक है। सुशांत बेटे तुम्हारे ये दोनों तो ग्राफ सही थे। यस सर। चलो अब हम एक काम करते हैं, नेक्स्ट इज दैट ऑफ next is about two block system. टू ब्लॉक सिस्टम में हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे बेसिक से। तो वही सिस्टम हो गया। सपोज यहाँ पे न्यू 0 है, ये इजी वाला है, और यहाँ पे t है, f इज इक्वल टू t, और इसके ऊपर ब्लॉक है ये 3 kg, ये 5 kg, और यहाँ पे जो न्यू है वो है 0.5 और 0.4। तो म्यू हो गया 0.5 और 0.4, यानी काइनेटिक लिमिटिंग और काइनेटिक, लिमिटिंग काइनेटिक। ये काम करो 0.5 और 0.3, 0.5 और 0.3 हो गया लिमिटिंग और काइनेटिक के वैल्यूज। तुमको अब फ्रिक्शन और अब दोनों के एक्सेलरेशन इकट्ठे प्लॉट करना, यानी एक ही एक्सेलरेशन पे आपने दोनों प्लॉट करना है, और फ्रिक्शन को भी प्लॉट करना है। चलो यहाँ तो फ्रिक्शन 0 हो गया और यहाँ तो फ्रिक्शन होगा, तो फ्रिक्शन को प्लॉट कर। चलो जल्दी करो। पहली बात तो लिमिटिंग फ्रिक्शन तक मैक्सिमम 3 kg एक्सेलरेट कर सकता है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन 0.5 है, तो देखो जो मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा वो होगा 0.5 into 30 यानी 50, यानी A मैक्सिमम और 3 kg is equal to 5 मीटर पर सेकंड। यानी पूरा सिस्टम भी उस समय 5 पे चल रहा होगा, क्योंकि पहले तो दोनों इकट्ठे चलेंगे, फिर दोनों अलग अलग चलेंगे। और मैं ही मान के चल रहा हूँ कि नीचे वाला प्लैंक काफी बड़ा है कि ये ना हो कि पीछे से गिर गया, ऑल दोस्त थिंग्स, वो सब हम नहीं सोचे। तो शुरू में क्या होगा, समय की वजह से एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा। कितना होगा, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, तो टोटल मास तो 8 kg है, यानी एक्सेलरेशन ऐसे होगा। ये कब तक होगा, जब तक सिस्टम का एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना हो। ये बात ए मैक्स ऑफ द 3 kg बॉडी, तो उस समय नीचे वाला बॉडी भी साथ साथ चल रहा है। शुरू में साथ साथ चलेंगे, बाद में अलग अलग चलेंगे, पर चलेंगे दोनों फॉरवर्ड ही। तो उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद देखना 3 kg का एक्सेलरेशन फिक्स हो जाए, पर फ्रिक्शन फिक्स हो गया। लेकिन फिक्स कहां पे होगा, फिक्स होगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों, क्योंकि उसके एक्सेलरेशन काइनेटिक फ्रिक्शन कराएगा। तो देयरफॉर ए मैक्स तो आ गया, आफ्टर दैट A3 is equal to 3 मीटर पर सेकंड। क्यों, so friction mu n यानी 0.3 into 30 यानी 9 को 3 से डिवाइड करो, तो ये 3 कितना आ गया ना, 3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये आ गया A3। अब सुनो, ये जो A3 है, इसके चक्कर में क्या हो, फ्रिक्शन में 9 हो गया, 15 से एकदम झटके में 9 हो जाएगा। तो बाय द वे जिस समय 15 का फ्रिक्शन लग रहा था उस समय फोर्स क्या लग रहा था, देखो जिस समय 15 का फ्रिक्शन लग रहा था उस समय सिस्टम 5 का एक्सेलरेशन कर रहा था, यानी 8 kg into 5, यानी उस समय फोर्स 40 न्यूटन था। ये 40 सेकंड तक चलेगा ऐसे, तो देयरफॉर 40 सेकंड पे सिस्टम का एक्सेलरेशन होगा 5। और ध्यान से देखो,
जैसे ही 40 से एक्सीड किया तो ऊपर वाले का एक्सेलरेशन घट के 3 हो गया। ये 5 था, बट ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन घट के हो जाएगा, और अब वो 3 पे फिक्स हो जाएगा। ठीक है ना, इसका एक्सेलरेशन 3 पे फिक्स हो जाएगा। तो 3 दिखाना चाहो दिखा दो, बट थोड़ा कंजेस्टेड हो जाता है। ठीक है ना, तो उसका एक्सेलरेशन थोड़ा सा डिप मारा 5 से 3 और फिर 3 पे कांस्टेंट। इस चक्कर में क्या हुआ कि अब नेट फोर्स इस वाले ब्लॉक का सडनली बढ़ गया। क्यों? क्योंकि उस समय फोर्स 40 है, 40 मींस 40 प्लस 40 से थोड़ा ज्यादा, और 40 ले लो, 40 और फ्रिक्शन 9 न्यूटन हो जाते हैं। इसके ऊपर नेट फोर्स का 40 माइनस 9 31, 31 को 5 से डिवाइड करो तो क्या आएगा 6.2, यानी इसका एक्सीलरेशन एकदम से बढ़ के 6.2 हो जाएगा। यानी क्या हुआ, जैसे एक्सटर्नल फोर्स मैंने 40 से थोड़ा सा बढ़ाया तो ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सीलरेशन एकदम से 5 से घट के 3 हो जाए, और नीचे वाले का एक्सीलरेशन एकदम से बढ़ के 5 से, ठीक है, नीचे वाले का एक्सीलरेशन एकदम से 5 से बढ़ के ठीक है ना, 5 से बढ़ के हो जाएगा 6.2। अच्छा, ये एक कैलकुलेशन चेक करो, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ऊपर वाला फ्रिक्शन तो फिक्स है, वो 9 है, तो नीचे वाले बॉडी पे नेट फोर्स क्या होगा, नेट तो मैंने लगाया टी, और एक फ्रिक्शन यहाँ पे 9, यानी उसके बाद टी ग्रेटर देन 40 सेकेंड, उसमें क्या होगा, द एक्सेलरेशन ऑफ 3 a3 क्या होगा 3 मीटर पर सेकंड। ये जो a5 होगा, a5 वो क्या होगा, t माइनस 9 बाय, और देखो शुरू में जो स्लोप है ये वाला, इस समय एक्सेलरेशन क्या है ना, इस समय तो एक्सेलरेशन है t अपॉन a, और दोनों का कंबाइंड एक्सेलरेशन यानी a3 भी a5, therefore you have a3 is equal to a5 is equal to t upon 8। देख लो, ये बार अच्छे से ग्राफ और सब देख लो। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया 2 ब्लॉक सिस्टम, बट 2 ब्लॉक सिस्टम विद 1 फोर्स। अब मैं एक और दूंगा, उसमें 2 ब्लॉक सिस्टम विद 2 फोर्सेस। इसको भी कर लो, और इसमें कुछ पूछना तो नहीं है, सुशांत आंसर करेक्ट आ गया, ग्राफ बन गया। अच्छा, एक फ्रिक्शन का ग्राफ रहता है, तो फ्रिक्शन का ग्राफ क्या होगा, शुरू में जो फ्रिक्शन होगा 40 सेकंड तक फ्रिक्शन बढ़ के होगा 15 न्यूटन, और उसके बाद हो जाएगा नॉर्मल। बस यही ग्राफ, सिंपल ग्राफ है। अच्छा, अब मैं देखता हूँ 2 ब्लॉक सिस्टम में 2 फोर्सेस, ये इंपॉर्टेंट।
इसके एक ही म्यू दे देता हूं, तो नीचे वाला सब पे फ्रिक्शन लेस है ना? हाँ बेटा, नीचे वाला फ्रिक्शन लेस है ना सब पे? हाँ नीचे वाला फ्रिक्शनलेस। चलो अब मैं इसका डिस्कशन स्टार्ट करता हूं। पहली बात तो नेट फोर्स तो हो गया टी, लेकिन एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखना इज दैट अल्टीमेटली बहुत टाइम बाद जब हजारों सेकेंड वगैरह ना, खुद सोच के देखो जरा, फ्रिक्शन तो बहुत कम है, और टी अगर 1000 होगा तो टी फोर्स 1000 हो गया और फ्रिक्शन तो बहुत कम होगा, यानी अल्टीमेटली 4 kg ब्लॉक को 3 kg ब्लॉक को इधर जाना, अल्टीमेटली, शुरू में नहीं, और अल्टीमेटली ये तो ऑब्वियसली 5 kg ब्लॉक को तो आगे जाना, और शुरू में दोनों ही आगे जाएंगे, लेकिन दाएं वाला फोर्स डोमिनेटिंग है 2p है, यानी नेट फोर्स कितना हो गया, टी के बराबर, 2p आगे और t पीछे, तो नेट फोर्स हो गया t। बट एक चीज ध्यान रखना, इसका जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो क्या होगा, 0.4 into 30 यानी 12 न्यूटन, 0.4 into 30 यानी 12 न्यूटन। अब क्या देखो, इसका मतलब क्या है कि समय बढ़ते बढ़ते कभी ना कभी 12 न्यूटन तो होगा, मतलब 12 सेकंड होगा, तो जिस समय 12 सेकंड होगा टी, उस समय इसका जो वैल्यू फोर्स का वैल्यू होगा वो 12 न्यूटन आ जाएगा, है ना। और एक चीज भी है कि उस समय लेकिन जो फ्रिक्शन का वैल्यू है वो देखना पड़ेगा। अच्छा, और जो एक्सेलरेशन है वो भी देखना पड़ेगा, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, अब 12 सेकंड तक स्टडी करते हैं, क्योंकि 12 सेकंड होते ही पता क्या होगा, इसका जो फोर्स है ना यहाँ का फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाए, या कह सकते हो कि लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाए, अब वो इसको पीछे की तरफ खींचने का कोशिश करे, एकदम से तो नहीं हो पाएगा क्योंकि तब तक इसका वेलोसिटी आगे जा चुका है, बट धीरे धीरे यही होगा। चलो ठीक है, तो शुरू में एक्सेलरेशन ही आ गया, और शुरू में जो नेट फोर्स होगा वो टी हो गया, तो एक्सेलरेशन a3 इज इक्वल टू, इन द बिगिनिंग, मतलब शुरू में ये होगा, a3 इज इक्वल टू a5 इज इक्वल टू t अपॉन 8, ठीक है, a3 इज इक्वल टू a5 इज इक्वल टू t अपॉन 8। आगे ठीक है, a3 इज इक्वल टू a5 इज इक्वल टू t अपॉन 8। अब वो क्या है, इस समय के साथ साथ एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा, फ्रिक्शन का क्या होगा, तो फ्रिक्शन जो होगा वो इससे निकाल दो, किससे भी निकाल लो वैसे तो, F माइनस टी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो 3 into t by 8, तो जो फ्रिक्शन रिक्वायर्ड होगा वो होगा t plus 3t by 8 यानी इक्वल टू 11 times t by 11 times t upon 8। अब ये फ्रिक्शन बढ़ते बढ़ते कभी ना कभी 12 न्यूटन होगा, कभी ना कभी बढ़ते बढ़ते 12 न्यूटन होगा, तो 12 न्यूटन कब होगा, therefore F is equal to 12 at when is equal to 11t by 8, then t is equal to 96 by 11। तो t is equal to 96 by 11, तो 96 by 11 is like around 8 seconds, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना 8 सेकंड पे इसका फ्रिक्शन, ये वाला फ्रिक्शन, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन तो t by 8 है शुरू, तो इसका फ्रिक्शन आगे की तरफ, इसका फ्रिक्शन पीछे की तरफ,
तो इसका फ्रिक्शन आ गया तो F माइनस टी नेट फोर्स हो गया इज इक्वल टू मास 3 kg और एक्सेलरेशन T बाई, तो इससे आ गया कि T इज इक्वल टू 96/11 होते ही जो फ्रिक्शन है दोनों का वो अब काइनेटिक हो चुका, फ्रिक्शन काइनेटिक हो चुका। तो क्या होगा ना, एक्सेलरेशन शुरू में ऐसे था, एक्सेलरेशन शुरू में ऐसे होगा, ठीक है। तो इकट्ठे कब तक, जब तक फ्रिक्शन का वैल्यू लिमिटिंग यानी 12 न्यूटन ना हो। तो 12 कब हो रहा है 96/11 सेकेंड्स, तो यानी दोनों इकट्ठे चलेंगे, दोनों इकट्ठे चलेंगे टिल 96/11 सेकेंड्स। फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि ऊपर वाले का एक्सेलरेशन घटता जाएगा, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन तो फिक्स हो गया लेकिन पीछे का जो फोर्स है वो तो बढ़ता जा रहा है, इसलिए ऊपर वाले का एक्सेलरेशन अब क्या होगा ना, when t is greater than 11 96/11 तो क्या होगा a3 will be equal to फ्रिक्शन सामने की तरफ 12 minus t by 12 minus t by 3। तो और ये एक्सेलरेशन हो गया वर्सेस टाइम, उस समय एक्सेलरेशन कितना है, तो उस समय एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा टी हो गया 96/11, तो 8 से डिवाइड करोगे तो 12/11 हो गया एक्सेलरेशन, ठीक है ना। ठीक, तो उसके बाद क्या होगा, और उसके बाद इसका जो एक्सेलरेशन है ना वो घटना शुरू करेगा, इसे तो 12 माइनस टी है, तो अभी तो टी करीब करीब 8 पॉइंट समथिंग सेकंड्स है, 8 11 are 88 और 9 11 are 99, तो उसके बीच में कुछ है, तो उसके पहले जो है ना इसका एक्सेलरेशन घटना शुरू हो जाता है, तो टी इज इक्वल टू करके, यानी अभी तो पॉजिटिव है पर ये जीरो भी तो हो जाएगा एक्सेलरेशन कभी ना कभी, कब होगा टी इज इक्वल टू 12 सेकंड्स पे इसका एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, उसके पहले तक एक्सेलरेशन घटता जाएगा, और उसके बाद इसका एक्सेलरेशन रिवर्स हो जाएगा, इसलिए एक्सेलरेशन 12 सेकंड्स। ओके, अब क्योंकि फ्रिक्शन का वैल्यू अब फिक्स हो चुका है आफ्टर 96/11 फ्रिक्शन का वैल्यू फिक्स हो चुका, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन a5 हो जाएगा इक्वल टू 2t, क्योंकि सामने की तरफ फोर्स 2t लग रहा है, और ये वाला जो फ्रिक्शन है उस समय इससे इस टाइम के बाद फ्रिक्शन यहाँ पर काइनेटिक हो चुका है, और काइनेटिक का वैल्यू कितना 12, तो 2t minus 12 बाय ये एक्सेलरेशन a5 हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हो, इसका जो स्लोप होगा वो +2/5 होगा, और जो भी थोड़ा बहुत कैलकुलेशंस है वो देख लेना, और इसका एक्सेलरेशन ऐसे बढ़ता है, ठीक है ना, देख लो इसका एक्सेलरेशन ऐसे बढ़ता है, तो इसका जो स्लोप होगा वो 2/5, इसका जो स्लोप होगा वो -1/3, ये देखो -1/3 स्लोप है इसका, इस लाइन का, इसका जो स्लोप होगा वो होगा t/8, क्यों, क्योंकि शुरू में ये वाला जो पार्ट है वो ये वाला जो ग्राफ है वो इसको बिलोंग करता है, a3 = a5 = t/8, तो शुरू में 1/8 का स्लोप है, बाद में 2/5 का स्लोप है, और इस वाले का -1/3 का स्लोप। चल, so that was about the graph, ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड था, आई नो, बट आई होप कि अच्छे से एक बार देख लो, और अभी भी अगर कुछ पूछना है तो एक बार अच्छे से पूछ लो, कि यहाँ पे ना क्रिटिकल वैल्यू जो है जो जनरली हम लोग मिस आउट कर जाते हैं वो है 96/11, तो अक्सर हम लोग इसको मिस आउट कुछ और करने लगते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना 96/11 इज क्रिटिकल वैल्यू, और उसके बाद ये नीचे आ जाएगा और इसका ऊपर की तरफ चलेगा, ठीक है। चलो अब चेक करो जरा,
कुछ डाउट तो नहीं पूछना इसमें से? नो सर। चलो ठीक। सुशांत ये वाला ग्राफ बन गया? सर बीच में रह गया था थोड़ा सा। बस अटका था। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया। एक काम करेंगे, अभी तो आज हम लोग ट्रू ब्लॉक तक किए हैं और अगले क्लास जो है ना कल मतलब कल जो है हम लोग अब 3 ब्लॉक पे फोकस करेंगे नंबर 1, और 2 ब्लॉक पे भी थोड़ा सा और डिस्कशन रहता है। तो जो है हम लोग कल उसको करेंगे और उससे क्या होगा ना, फ्रिक्शन के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन हो जाएगा। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रिक्शन अलॉन्ग विद सर्कुलर मोशन, जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो उसको वो डिस्कस करेंगे। तो फ्रिक्शन पे भी थोड़ा लगेगा, हो सकता है कल खत्म ना भी हो, तो मे भी हो सकता है कि संडे के क्लास में खत्म करना पड़े, देख लेंगे, ठीक है ना। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर। ओके। अच्छा, जो असाइनमेंट मतलब जो असाइनमेंट मतलब टेस्ट ही बोल दो उसको, जो टेस्ट मैंने दिया है उसको सॉल्व करके अपलोड कर देना विद योर आंसर चॉइसेस, ठीक है ना, और टाइम तरीके से करना, दोनों को बोल देना, ठीक है। ओके सर। चलो आज के लिए इतना ही।